हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ 9 शासक और इर्तिवर्त जो मुगल दरबार के बारे में है उससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। जो कि कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम टॉपिक जो करेंगे वो आदर्श राज्य, सुलह कुल, राजधानियाँ और दरबार और मुगल दरबार, इन 4 टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर होना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैं कुछ पार्ट में लेकर आया हूँ और एक और पार्ट बनेगा इसका। तो जितने भी पार्ट हों ध्यान से देखें और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक आदर्श राज्य की पहले। तो बेटा, आदर्श राज्य यानी कि एक ऐसा राज्य है, मुगलों के राज्य को आदर्श राज्य की संज्ञा दी किन्होंने? इतिहासकारों ने। इनके दरबारी इतिहासकार ही इनके बारे में लिखा करते थे। जैसा कि आपको मैंने बताया, बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, ठीक है, और शहंशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अब तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो पहले वो देखें बेटा, उसको एंड होने के बाद ये देखेंगे तो चैप्टर बहुत स्मूथली और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि नहीं पता सीबीएसई मल्टीपल लेगी क्या लेगी, जब चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो दरबारी इतिहासकार कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहते हैं कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। तो दरबारी इतिहासकार तो भाई राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे ही, इसी बात के तो उन्हें पैसे मिलते हैं। तो मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है, ये दरबारी इतिहासकारों ने कहा। इसके संदर्भ में एक कहानी भी बहुत प्रचलित है, दंत कथा कहते हैं उसे, बहुत प्रचलित है। वो कथा भी आपको सुनाता हूँ और अच्छी स्टोरी है, ठीक है बेटा। मेन पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे ही लिख दूंगा, उसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो जी, एक दंत कथा में कहा गया है बेटा कि एक मंगोल रानी अलान कुआं, मंगोल रानी जिसका नाम अलान कुआं है, की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की किरण से गर्भवती हो गई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाले संतान पर पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहता है। तो सूर्य के पुत्र यानी कि इन द सेंस कहा जाए कि मुगलों में सूर्य का प्रकाश ऑलरेडी अपलोडेड है। यही एक दंत कथा कहना चाह रही है कि जो मुगल रानी थी, मंगोल रानी अलान कुआं, जब वो अपने शिविर में आराम कर रही थी बेटा, तो सूरज की किरण से गर्भवती हो गई और वो सूरज की किरण की शक्ति वंश दर वन अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। तो एक देवीय प्रकाश की तुलना की गई। और आपको पता देवीय प्रकाश क्या है कि जितने भी राजा की मूर्ति बनाते थे बेटा, राजा की तस्वीरें बनाते थे, पीछे इनके एक गोला सा प्रभा मंडल, जैसे कि मान लो ये पीछे कोई ऐसे सूरज की तरह प्रभा मंडल है और यहाँ पे राजा की इमेज, ठीक है, ऐसा किया गया था। दरबारी इतिहासकारों ने किया था। हालांकि 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाह को प्रभा मंडल, ये प्रभा मंडल क्या है बेटा कि सिर के पीछे एक सूरज का प्रकाश सा निकलता हुआ प्रतीत होता था, वो दिखाया गया बेटा, चित्रित करना शुरू कर दिया। तो आदर्श राज्य क्यों कहा गया इसको, जो इसके टॉपिक हैं इसलिए कहा गया बेटा, एक तो जो मुगल राजाओं को शक्ति ईश्वर से मिली है और जो ईश्वर चाहता है वैसे ही राजा तुम पे शासन करने आया, यानी खुद को ईश्वर का वो बताते हुए राजा शासन करते थे और कहते थे कि मैं एक आदर्श राज्य की स्थापना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बस मेन पॉइंट याद रखना है, एक कहानी, एक अनाल कुआं की कहानी, और मुगलों राजाओं को सीधे ईश्वर शक्ति मिली। किसने कहा? ये अबुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकारों ने कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा परीक्षा में कि सुलह कुल क्या है। तो सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है बेटा पूर्ण शांति। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है बेटा पूर्ण शांति, यानी कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे सभी धर्मों में शांति व्याप्त रहे। और ये कौन लेकर आए थे? सम्राट अकबर, सुल्तान अकबर कहेंगे हम तो, ठीक है। अकबर लिख दिया, गलती, सॉरी बेटा। अकबर जो कि हुमायूं के पुत्र थे अकबर, वह सुलह कुल की नीति लेकर आए थे, ठीक है। सुलह कुल की नीति कौन लेकर आए थे? अकबर। और सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ है बेटा पूर्ण शांति। क्या है? पूर्ण शांति, याद रखना आप इस चीज़ को। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने कलर इसलिए कर रखा है कि आपको बस देखते ही ये याद हो जाए कि सुलह कुल नीति कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था। और अबुल फजल जो कि दरबारी इतिहासकार था अकबर का, उसने कहा कि सुलह कुल
सुलह कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। अबुल फजल कहता है कि अकबर के शासनकाल में धार्मिक तरीके से सुलह कुल को अपनाया गया, यानी कि शांति। इसका रीजन क्या था? इसके अगर रीजन कहें तो बहुत से रीजन है, क्योंकि अकबर के दरबार में जो दरबारी थे वो विभिन्न विभिन्न समुदाय के थे। कुछ ईरानी थे, कुछ तुरानी थे, कुछ सफ़ावी थे, कुछ राजपूत थे, है ना। तो सभी अलग अलग धर्मों के राजा जब राजा के दरबार में होते हैं तो राजा को ऐसी नीति अपनानी पड़ती है कि सभी को लगे कि हाँ राजा हमारा अच्छा है। तो सुलह कुल की नीति अपनाई गई। और इसमें क्या होता है बेटा सुलह कुल में, वो बता रहा हूँ आपको। यूँ सुलह कुल में यूँ तो सभी धर्मों और मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के बारे में व्याख्या कर सकता था, लेकिन कंडीशन एक थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि राजा और राजा के शासन को गाली के समान लगे और साथ आपस में नहीं लड़ेंगे। तो सुलह कुल की नीति क्या है कि सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन कंडीशन थी कि कोई भी राज्य को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो सुलह कुल मतलब पूर्ण शांति बेटा, लेकर कौन है? अकबर जी। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। वीडियो के एंड होते ही आपको याद रहना चाहिए। और एक पॉइंट और लिख देता हूँ बेटा, इसलिए अपनाया गया सुलह कुल, जिसमें क्योंकि इनके दरबार में ईरानी, ये लिख सकते हो आप, ईरानी तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी, सभी वर्गों के लोग शामिल थे। सभी वर्गों या सभी धर्मों के लोग शामिल थे। इसलिए इन सभी को कभी ये न लगे कि मेरे धर्म का तो कोई पालन नहीं हो रहा और दूसरे धर्म की बहुत वाही वाही हो रही है। इसलिए सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई। अच्छा, एक मेन महत्वपूर्ण चीज़ सुलह कुल के अंतर्गत एक और पॉइंट आ गया बेटा, वो क्या है कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये डेट आप नोट कर लो या तो लर्न कर लो कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। तो अकबर कभी भी किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता था, हालांकि खुद मुस्लिम शासक था, लेकिन उसके दरबार में सभी धर्मों का संपूर्ण आदर किया जाता था। तो इसी के चलते अकबर ने 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, और सभी मुग़ल बादशाहों ने जितने भी अकबर के बाद भी शाहजहाँ हुए या जहांगीर हुए, जो भी मुग़ल बादशाह थे, उपासना के स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए, पैसा दिया। यानी कि कुछ अगर धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अगर ध्वस्त युद्ध में हो भी जाते थे तो मुग़ल राजा इनका मरम्मत करवाने में भी सहायता करते थे। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है बेटा इस टॉपिक का कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, क्योंकि सभी धर्मों के समान आदर के लिए। सुलह कुल का मतलब होता है पूर्ण शांति। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों धर्म के पक्षपात पर आधारित थे। साथ में एक पॉइंट और करेंगे कि औरंगजेब के काल में बेटा फिर से जजिया कर लगा दिया। प्रजा पर, यहाँ प्रजापत नहीं आएगा बेटा, प्रजा पर जजिया कर लगा दिया गया। ठीक है बेटा, तो याद रखना किसने जजिया कर, किस मुगल सम्राट ने जजिया कर समाप्त किया था, तो अकबर नाम आएगा। और किस मुगल सम्राट ने जजिया कर अपनाया था, ये भी परीक्षा में आ सकता है कि जजिया कर होता क्या है। गैर मुसलमानों पे जो कर लगाते हैं बेटा, मुसलमान को छोड़ के हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, कोई भी धर्म का हो गया, तो गैर मुसलमानों पे जो कर लगाया जाता है उसे बेटा जजिया कर कहा जाता है। अगला टॉपिक है, सब पॉइंट कहेंगे इसे, सामाजिक अनुबंध के रूप में पूर्ण प्रभुसत्ता। यानी कि अबुल फजल कहते हैं कि पूरा समाज, पूरा राज्य सम्राट का एक सामाजिक अनुबंध के रूप में जुड़ा हुआ था। वो सामाजिक अनुबंध क्या है बेटा, ये 2 पॉइंट है, इससे पूरा सामाजिक अनुबंध ईजिली हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। तो बादशाह अपनी प्रजा के 4 किन चीज़ों की रक्षा करता है बेटा, तो जीवन, जन, सम्मान, विश्वास। इन अरबी और फारसी जन, माल, नामस और दीन। तो जीवन यानी जन, धन यानी माल, नामस यानी सम्मान और विश्वास की रक्षा करता है। बदले में प्रजा क्या करती है बेटा, तो बदले में राजा प्रजा से आज्ञा का पालन और संसाधनों में हिस्से की मांग यानी कि कर की मांग करता है। ठीक है,
भाई राजा अगर आपकी कोई रक्षा करा तो बदले में आप भी तो राजा को कुछ दोगे। तो राजा की आज्ञा का पालन करना और संसाधनों में कर की मांग करना ये राजा का कर्तव्य होता था। अब मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है राजधानी और दरबार। बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको कम से कम पॉइंट में बेटा ये टॉपिक समझा सकूं। तो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था बेटा। 16वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी बड़ी तेजी से हस्तांतरित होने लगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगी। तो मुगल साम्राज्य में राजधानियां ही मेन थी। राजा जहाँ राज करेगा वहाँ तो भव्यता होगी। अब लाल किला को देख लो, भव्यता का प्रतीक है। जिस समय शाहजहाँ शासन कर रहे थे तो दिल्ली राजधानी थी बेटा। पहली राजधानी आगरा थी, ठीक है। 1560 के दशक में आगरा को राजधानी बनाया गया। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर ली बेटा, जहाँ पे बुलंद दरवाजा है आपका। तो फतेहपुर सीकरी में एक महत्वपूर्ण याद रखना बेटा क्या है, बुलंद दरवाजा। लिख देता हूँ यहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में क्या है, बुलंद दरवाजा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी ने, और अकबर ने इसको राजधानी बनाया था। किसने बनाया था बेटा, अकबर ने इसको राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। आगे बढ़ते हैं। फिर 1585 में लाहौर को राजधानी स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तो 1585 में लाहौर, ओके। और उसके बाद 1648 में शाहजहानाबाद, जिसको दिल्ली के नाम से पुकारते हैं बेटा हम, तो शाहजहानाबाद को राजधानी बनाया गया। और किसने बनाई होगी, शाहजहां ने बनाई होगी, ठीक है। और दिल्ली में लाल किला हो गया आपका, जामा मस्जिद हो गया, चांदनी चौक हो गया, ये सब किसने बनवाए, शाहजहां के शासनकाल में बने बेटा। तो दिल्ली राजधानी बनाई। और शाहजहां ने क्या क्या बनाया बेटा, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, याद होना चाहिए आपको। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। चांदनी चौक का जो उसकी बेटियों ने बनवाया, चांदनी चौक जहां आरा रोशन आरा ने चांदनी चौक का निर्माण करवाया। तो ये बेटा ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलो भाई मुगल दरबार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मुगल दरबार की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, क्योंकि मेन सेंटर मुगल दरबार था। आपने राजधानी पढ़ी, और राजधानी में तो भाई राजा का दरबार भी होगा। तो राजधानी इतनी भव्य थी तो भाई दरबार कितना भव्य होगा। आपको पता हो एक कोहिनूर हीरा आगरा के लाल किला में था शायद, ये सुना था मैंने। और इसको बाद में वो एक नादिर आया था, नादिर एक आक्रमणकारी लूट के ले गया, और आजकल इंग्लैंड की महारानी के पास है वो, उसने बाद में हत्या लिया था, ठीक है। ऐसा कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास व दूर बैठा है। यानी दरबार में माने राजा यहाँ बैठा है, राजा का ये सिंहासन हो गया, ठीक है। जो राजा के पास बैठा है उसकी पावर ज़्यादा है। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है, जो नेता के करीब चिपका हुआ उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितने पास व दूर बैठा है, ठीक है। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी। ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार के बाहर जा सकता था, ना ही बाहर से अंदर आ सकता था। तो नोट करना है कि मुगल दरबार में शिष्टाचार और बोलने के नियमों पर ध्यान दिया जाता था बेटा। कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता था बेटा, ये था। तो दरबार में संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने पर नियमों का ध्यान दिया जाता था। शिष्टाचार का बखूबी ध्यान दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति तेज आवाज में नहीं बोल सकता था। तो ये मुगल दरबार की भव्यता का प्रतीक थी। और अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाए, देखा ना, शिष्टाचार का उल्लंघन होने पर दंडित किया जाता था, ठीक है। और अभिवादन, अभिवादन मतलब नमस्ते करते हैं हम, हेलो है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीटिंग। तो अभिवादन के तरीकों में भी पद अनुक्रम से उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। यानी नमस्ते के तरीके से भी पता चलता था कि किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के सामने, कोई व्यक्ति जो दरबार में बैठा हो उस व्यक्ति के सामने, यहाँ पे जिस व्यक्ति का मतलब है कोई भारी व्यक्ति, और यहाँ पे व्यक्ति का मतलब है जो दरबार में है। तो जिस व्यक्ति के सामने, यानी दरबारी जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ऊंची मानी जाती थी। यानी दरबार में जिसके सामने झुककर कोई व्यक्ति ज़्यादा झुककर अभिवादन करता था
उस व्यक्ति की हैसियत ऊंची मानी जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभिवादन के तरीके भी बताते थे किसकी कितनी हैसियत है। और आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप, यानी कि अपने जो विनती करने का, प्रार्थना करने का जो उच्चतम रूप था, वो सिजदा करना या दंडवत लेटना था बेटा। सिजदा करना ज़मीन पे पूरा लेट जाना, सर झुकाना, या दंडवत लेटना यानी कि पूरा ज़मीन पे लेट जाना राजा के सामने। तो ये दरबार की जो शान शौकत है, दरबार का जो व्यवहार था, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। शहंशाह के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम और जंबी बोसी के तरीके अपनाए गए। शहंशाह के शासनकाल में जंबी बोसी और चार तस्लीम को भी अपनाया गया। और एक कहानी भी है बेटा कि जेम्स प्रथम अंग्रेज दूत टॉमस रो आए थे जहांगीर के शासनकाल में, केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया कि मैं क्या बैठ सकता हूँ। जबकि मुगल दरबार में ये जब तक राजा ना कहे बैठने का, कोई बैठ नहीं सकता। एक और ये चीज़ मैंने बुक में से कॉपी करी है कि अभिवादन का जो चार तस्लीम तरीका होता है कैसा होता है बेटा। दाएं सीधे हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता है और तलहटी को ऊपर, यानी कि हाथ की उंगलियां नीचे होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी अंगूठा यहाँ पे, और तलहटी ऊपर, यानी कि हाथ को ऐसे रखना सीधे, जैसे कोई मांगते ना वैसे हाथ को रखना और तलहटी ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है, तलहटी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती है, इसको चार तस्लीम का नाम भी दिया जाता है। तो अभिवादन का तरीका चार तस्लीम क्या है कि दाएं हाथ को, राइट हैंड को, ये अंगूठा है बेटा, ये सीधा अपना राइट हैंड देखो कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो ये ऊपर उठाना चाहिए, नीचे उठते धीरे धीरे उठते हैं ऊपर की ओर और 4 बार करते हैं, तो इसे चार तस्लीम के नाम से जानते हैं बेटा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में आ सकता है मल्टीपल में, कि वो प्रथम अंग्रेज कौन था जो आया था मुगल दरबार में। तो जेम्स प्रथम के अंग्रेज दूत टॉमस रो पहला अंग्रेज था बेटा जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। और एक और चीज़ है कि बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था। कोई भी बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्य उदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थना, जैसे कि हम सूर्य नमस्कार कहते हैं हिंदू लोग, तो बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्य उदय के समय कुछ धार्मिक प्रार्थना से करता। इसके बाद छोटे छज्जे में आकर झरोखा दर्शन करता, यानी कि एक छज्जा सा बना होता था, उसमें छोटा सा जगह होती थी, यहाँ से राजा झांकता था, जैसे शाहरुख खान झांकता है अपने उसके घर के सामने से, लोग देखने जाते हैं मुंबई में। तो बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था बेटा, सूर्य उदय के समय कुछ धार्मिक प्रार्थना करके, ठीक है। ये करने के बाद वह जो नीचे जब झरोखा दर्शन करता था बेटा, तो नीचे बहुत सारे गरीब लोग होते थे। कौन कौन से? सैनिक हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, बीमार बच्चे। तो गरीब लोग इनके दर्शन करते थे। गरीब लोग किसके दर्शन करते थे बेटा? राजा लोग के, ठीक है, ताकि राजा उनकी परेशानी दुख सुख को समझ सके। उसके बाद क्या होता था बेटा, जैसे काम खत्म, पूजा पाठ करके बादशाह मतलब 1 घंटा लिखना, 1 घंटा झरोखे में बिताता था राजा। 1 घंटा राजा कहाँ बिताता था बेटा? झरोखे में। ये आपको याद करना है कि राजा 1 घंटा झरोखे में बिताता सॉरी। उसके बाद प्राथमिक कार्यों के लिए, प्राथमिक यानी जो मेन काम है, प्राथमिक कार्यों के लिए दीवाने आम में आता था। प्राथमिक कार्यों के लिए कहाँ आता था बेटा? दीवाने आम। दीवाने आम को सार्वजनिक सभा कहा जाता है बेटा, यानी जहाँ पे सभी कॉमनली दरबारी हो। एक होता है प्राइवेट मीटिंग, होती है नॉर्मल मीटिंग। तो दीवान सार्वजनिक सभा को दीवाने आम कहा जाता था। प्राथमिक करने के लिए राजा दीवाने आम में आता था। सभी लोग, सभी अधिकारी, राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। अधिकारी क्या करते थे बेटा? यहाँ पे दीवाने आम में अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे बेटा, जो भी, जैसे कि हमारे शासन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो, किसका शादी ब्याह, किसको कितना कर्ज, कितना टैक्स, तो रिपोर्ट दीवाने आम में। उसके बाद 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे बाद ये दीवाने आम 2 घंटे की मीटिंग होती थी बेटा। झरोख देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको टाइम। 1 घंटा पूजा के बाद झरोखा दर्शन, ठीक है। फिर 2 घंटे दीवाने आम, ठीक है। उसके बाद निजी सभाओं के लिए दीवाने खास। तो जो मेन मंत्री हुआ करते थे, प्राइवेट बॉडीगार्ड है, प्राइवेट लोग, तो दीवाने
खास में मेन मीटिंग होती थी बेटा। और कभी कभी बादशाह उच्च कलाकारों को नक्शे के लिए बुलाता था। ये सब करेंगे दीवाने आम में 2 घंटे और दीवाने खास में जितना मर्जी चाहे वो। ठीक है, तो समझ में आया बेटा दरबार का माहौल कि दरबार में नमस्ते तरीका अलग था। जो दरबार में राजा के बहुत करीब बैठता था उसकी हैसियत ज़्यादा मानी जाती थी, और कोई भारी व्यक्ति जिस आदमी के सामने जितना झुकता था उसकी उतनी हैसियत मानी जाती थी। एक और है त्यौहार सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, यानी कि जब राजा बना उसकी एनिवर्सरी, शबे बारात, होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर और शादी ब्याह के कुछ विशिष्ट अवसरों पर जो दरबार का माहौल है वो जीवांत हो उठता था। जीवांत मतलब बिल्कुल चकाचौंध, चमक और हलचल वाला। तो ये आएगा कि कौन कौन से अवसर पर दरबार का माहौल जीवांत हो उठता था बच्चों। तो वर्षगांठ, सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, शबे बारात, होली जैसे कुछ अवसरों पर। और 3 त्यौहार मुगल शासक में 3 मुख्य त्यौहार मनाए जाते थे बेटा। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का बर्थडे और फारसी नौरोज। तो 3 त्यौहार कौन से बेटा? सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वसंत के आने पर फारसी नौरोज। ये 3 प्रमुख त्यौहार थे बेटा किसके? मुगल शासक वर्ष में। एक मुगल शासक वर्ष में 3 त्यौहार कौन से थे बेटा? चंद्र वर्ष, सूर्य वर्ष के अनुसार बर्थडे और वसंत आगमन पर नौरोज। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रकार सुलह कुल अकबर ने शुरू किया और झरोखा दर्शन भी अकबर ने शुरू किया, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। ठीक है बेटा, 1 घंटे के लिए। और अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का पदवियां, उपहार और भेंट। तो राज्याभिषेक के समय या किसी शत्रु पर विजय पाने के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे, बहुत बड़ी पदवियां ग्रहण करते थे बेटा। जैसे सलीम हो गया, ठीक है, तो जहांगीर का नाम सलीम असली है। जहांगीर यानी जहां, जहां का मालिक, ठीक है, शाहजहां, दुनिया का बादशाह। तो ये नाम, ये पदवियां कब हासिल करते थे बच्चों? राज्याभिषेक के समय या शत्रु पर विजय के बाद। ठीक है, तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा शाही परिवार के बारे में, शाही नौकरशाही के बारे में और सीमाओं के बारे में। 3 टॉपिक रह गए बेटा, कोशिश करेंगे हम एक ही वीडियो में हो जाए या 2 वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करेंगे बेटा। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखें। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।